इससे पहले हम 2 वीडियो लेक्चर बोर मॉडल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं और आज हम 3rd लेक्चर के ऊपर चल रहे हैं। लास्ट के जो 2 लेक्चर्स हैं उनमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस किया और अभी हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। याद रखिए, ये जो स्क्रीन पर आपके सामने लिखी हुई है वेलोसिटी 2 पाई k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन nh एंड रेडियस r स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये जो सारी चीजें हैं ये ऑलरेडी वीडियो सेकंड में डिस्कस हो चुकी हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप इस 3rd पार्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये आपके पास में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, कंसर्न सेल की जो एनर्जी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि भाई ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि उसके पास में वेलोसिटी है, सो इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रेडियस आर, ये रेडियस आर है आपके पास ना। तो एक जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, एक जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है हैज 2 काइंड्स ऑफ एनर्जी। उसके पास में 2 काइंड्स ऑफ एनर्जी होती है। बेटा कौन कौन सी होती है? एक उसके पास में होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी डेफिनेटली ड्यू टू देयर मोशन, राइट, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप मुझे बता सकते हैं। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। और v हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चे। यहाँ पर मैंने पीछे से, आप देखिए लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि v इक्वल टू 2 पाई k z स्क्वायर अपॉन nh होती है। तो ये चीज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन nh, राइट। इसका कंप्लीट का स्क्वायर कर लेते हैं बच्चे। तो स्क्वायर करेंगे तो बच्चे अपने पास में क्या आएगा? 1/2 आपका एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। m को मैंने यहाँ लिख दिया थोड़ा सा ठीक सा लगे, है ना, 4 पाई स्क्वायर और फिर k स्क्वायर और z स्क्वायर और e4 और अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। आपको याद रखना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इसके इक्वल होती है, 1/2 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4, है ना, z स्क्वायर है, राइट, e4 अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। किसकी काइनेटिक एनर्जी का बेटा? जब एक इलेक्ट्रॉन जो था वो किसी पर्टिकुलर सेल में रिवॉल्व कर रहा था उस समय। और यहां से ये बात जाहिर सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये तीनों चीज भी आपको याद रखनी है। हो सकता है कि वो कुछ पूछ ले। अब दूसरी एनर्जी कौन सी है? एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास में जो पहली एनर्जी है वो तो मैंने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी ड्यू टू देयर मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी है बेटा? सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी उसके पास में होगी जब आप बात करते हैं न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की। जब आप बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इनके बीच में बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, राइट। तो उस वजह से जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी का नाम होगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और ये आपने यूनिट फर्स्ट में कभी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि भाई चार्जेस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अपने पास में चार्जेस हैं कौन से बच्चे? देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता था k q1 q2 अपॉन r, ये फार्मूला होता था। अगर आप यहाँ पे बात करें तो मुझे ना q1 की जगह q न्यूक्लियस लेना चाहिए, है ना। और q न्यूक्लियस मैं शायद ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप इससे पहले लेक्चर में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है ना वो प्लस ZE होता है। ये पोस्टुलेट्स के दौरान शायद हमने डिस्कस किया था, एक बार सर्च कर लेना उसको, है ना। तो जो Z है दैट इज एटॉमिक नंबर। Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। कहाँ से आया मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर पे जाना,
पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, उसमें हमने डिस्कस किया था बड़े प्यार से कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज प्लस जेडी क्यों होता है। और जो Q2 है ना बच्चे, मैं उसको बोलूंगा कि भैया Q इलेक्ट्रॉन है ना, दो चीज है आपके पास में, और दिस विल बी इक्वल टू -C, ये आपका -C होगा। रेडियस आपके यार है ही। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है, n² अपॉन 4π² mkZe²। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्यों ना ये जो सारी चीजें हैं ये इस ऊपर वाले में पुट कर दी जाए, राइट। तो मैं वही कर रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हैं इनको फर्स्ट में पुट कर देता हूं, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करता हूं तो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी K Q1 इज योर प्लस ZE, Q2 इज योर -E, है ना, और अपॉन R, व्हाट इज R इज योर n²h² अपॉन 4π² mkZe², राइट। इसको हल्का सा तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप ऊपर लेके जाएं इसको, राइट, है ना। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 4π² m और k, एक ये k है, एक ये k है, k², z और z² e², e4 माइनस के साइन के साथ में। तो ये आपके पास में आएंगे -4π² mk² z² e4, राइट, और अपॉन में क्या बनेगा n²h²। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है ना। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ इसको कि पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, -4π² mk² z² e4 अपॉन क्या चीज n² और h², ठीक है। तो ये आपके पास में आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी पे आप देखोगे तो डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। तो अब अपने पास में पोटेंशियल आ चुका है, काइनेटिक आ चुका है। ये काइनेटिक है आपके पास में, ये पोटेंशियल, हमें टोटल एनर्जी निकालनी इलेक्ट्रॉन की। तो आप क्या करोगे टोटल एनर्जी निकालने के लिए, आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है बच्चे वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपके पास, 1/2 4π² mk² z² और e4 और अपॉन n²h²। और पोटेंशियल क्या है, -4π² mk² z² e4 और अपॉन n²h², ठीक है। ये टोटल एनर्जी है। आप इसमें देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4π² mk² z² e4 अपॉन n²h²। ये पूरा कॉमन आ गया, कॉमन आके अंदर क्या बच गया, इसमें हाफ और उसमें -1 बन गया। तो 4π² mk² z² e4 और अपॉन n²h²। और यहाँ क्या कॉमन आ गया बच्चे, 1/2 -1, ठीक है ना, 1/2 -1 कॉमन लेना आता ही होगा आपको। तो हाफ में से -1 जाएगा तो -हाफ बचेगा। तो बेटा आपकी जो टोटल एनर्जी है ना, आपकी जो टोटल एनर्जी है वो आपकी आ गई -1/2 और इनटू 4π² mk² z² e4 और अपॉन n²h²। ये आपके पास में आपकी टोटल एनर्जी आ चुकी है, राइट। तो अब देखो इनको ना एक बार कंपेयर कर लेते हैं पहले, और उसके बाद में इसको हम आगे भी करेंगे। ये आपके सामने टोटल एनर्जी है, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, ये पोटेंशियल है ना। दोनों को कंपेयर करो जरा, क्या अंतर आपको नजर आ रहा है। केवल अंतर आपको हाफ का नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो, केवल हाफ का अंतर नजर आ रहा है। ये जो चीज है ना हाफ, ये एक्स्ट्रा है, बाकी ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करो बच्चा, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बोलो हाँ या ना। और ये चीज ना कहीं हमारे काम आने वाली है, मतलब कि यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी आ गई। ध्यान रखना इस बात को, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी आ चुकी है। और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करोगे, मैं ऊपर नहीं ले जा रहा, लेकिन आप देखो ये जो पोर्शन था, ये दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं डॉटेड पोर्शन में बंद कर रहा हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी था आपका। अब जरा कंपेयर करना बेटा, इसको और इसको देखो, क्या अंतर आपको नजर आ रहा है, केवल और केवल माइनस साइन का अंतर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि टोटल और काइनेटिक में केवल माइनस का अंतर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीज ना काम आएगी कभी ना कभी, है ना। ऑन कंपेरिजन वी गेट
ऑन कंपेरिजन वी गेट व्हाट वी गेट, पहला हमें मिला कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है डेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, बड़े काम की चीज है, याद रखिए। और दूसरा हमें मिला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी हमने पहले एक बड़ा सा फार्मूला बताया, जैसे आपके सामने अभी टोटल एनर्जी का लिखा हुआ है, उसके बाद में हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या फार्मूला बनेगा आपके पास में वो देख लेते हैं एक बार। जब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे ना बच्चे, किनकी वैल्यूज, ये जो कांस्टेंट आपके पास में आ रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एक मिनट, यस, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, राइट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻³ माइनस 34 जूल सेकेंड, राइट। और क्या बच गया, पाई को तो आप पुट कर ही देंगे। के की वैल्यू भी आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 होती, ठीक है। तो यूनिट्स देख लेना आप। तो इनकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपके पास में एनर्जी का एक फार्मूला निकल के आएगा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आ जाएगा -13.6 Z² और प्यारे बच्चों ये ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है, तो मैं बच्चों ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ईवी है, एक्चुअल में ईवी का मतलब क्या होता है, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। एटॉमिक लेवल पर एनर्जी का यूनिट है ना, यूनिट ऑफ एनर्जी एट एटॉमिक लेवल, एट एटॉमिक लेवल। और ये भी शायद आपको पता होगा कि 1 EV के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। तो हमने यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करके फिर उसको EV में कन्वर्ट करके तभी आपको फॉर्मूला बताया कि -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, है ना। तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी आपके सामने डिस्कस हुआ है, फिर उसके आगे और भी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन का, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर जाएंगे ना। तो एक क्वेश्चन है जो मैंने NCERT से उठाया हुआ है, NCERT से क्वेश्चन उठाया हुआ है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, एक बात बताएं, मैं आप लोगों को पहले ही ये बातें बता चुका हूं कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसने क्वेश्चन में क्या गिवन है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है इसमें। What is its kinetic energy and what is its means of an electron of H atom, ऐसा लिखना चाहिए ना। What is its kinetic energy मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो, राइट, एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। एक तो ये बताना, ग्राउंड स्टेट में बताना है, एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बताना है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है। तो एक बार देख लीजिए प्लीज उसको जाकर। तो ये हमें निकालना है। तो ग्राउंड स्टेट की अगर आप बात करें तो एक बात बताइए जरा, अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है बच्चे n = 1, ठीक है। अच्छा, इसने आपको एनर्जी दे दिया, कितना दे दिया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछ लिया, काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछ लिया, पोटेंशियल एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, हम जानते हैं इस बारे में, क्या जानते हैं बेटा हम, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, अभी डिस्कस किया है। तो ये कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल होती है टोटल एनर्जी की, है ना। सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रहे। पोटेंशियल एनर्जी डबल है टोटल एनर्जी का, तो इसका डबल कर दो, 2 इंटू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये -27.2, है ना। तो ये तो आपके पास में ग्राउंड स्टेट के लिए निकल गया। अब ये कह रहा है कि भाई सेकंड एक्साइटेड स्टेट का और निकालो, ठीक है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का यहाँ आ जाओ। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए बच्चे आपका n = 3 होता है। मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है, हालांकि अभी अलग अलग बातें फिर से करेंगे, n = 1, फिर कौन सा होता है n = 2, फिर कौन सा होता है n = 3, ऐसे चलते जाते हैं। तो ये जो n = 1 वाला है, इसको ग्राउंड लेवल या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इससे ऊपर कोई आएगा तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो बच्चे सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए ना n = 3 होता है। तो अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 3 है, एंड आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², अभी थोड़े से पहले ही देख के आए हम कि जो एनर्जी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ना n² होता है। सो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, तो आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब E3 बाई अगर E1 की मैं बात करूं, कंपेयर कर रहा हूं ग्राउंड से और उससे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर ऊपर आएगा और 3 का स्क्वायर नीचे आएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना, ये लिंक कर पा रहे हैं कि ये चीज देखो, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है, इसका मतलब अगर मैं E3 बाई E1 लिखूंगा तो 3 का स्क्वायर नीचे आएगा और 1 का स्क्वायर ऊपर आएगा। अच्छा, ये 1 क्या है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है। तो यहां से अगर आप E3 निकाले बच्चे, तो ये 1/9 बन जाएगा। देखो सीधी सी बात, अगर हम सोल्व करें 1/9, तो जो E3 है आपके पास में, E3 मतलब टोटल एनर्जी एट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो डेट विल बी E1/9, ठीक है ना। और E1 क्या चीज है, E1 आपके पास में -13.6 है, तो -13.6 अपॉन 9 क्या चीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये हमने निकाल दी टोटल एनर्जी। अब वो कह रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती, तो भाई साहब ये आ जाएगा +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, राइट। तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको जो था क्या गिवन था, आपको गिवन था किसी पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी और आपको निकालना था उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये चीजें आपको यू हैव टू फाइंड आउट, ये इतना करना था, ठीक है। तो ये इरेज हो गया, हमने लिखा तो था पर चलो कोई नहीं, दोबारा लिख देते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -E3, तो माइनस माइनस प्लस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ, तो ये आपका 2 इंटू -1.51 और ये आ जाएगा आपका -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीजें हमने कर ली है। इसके बाद में हम जा रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर। एनर्जी लेवल डायग्राम एक बार मैं आपको समझा देता हूं, और एनर्जी लेवल डायग्राम समझाने के बाद में ना फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, राइट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे। तो पहले एनर्जी लेवल डायग्राम और कुछ अच्छी अच्छी चीजें थोड़ा सा एक बार समझ लो, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है आपका, पहले समझो कि एनर्जी लेवल का क्या मतलब होता है। लेवल आप समझते हैं, लेवल इज ए काइंड ऑफ लाइन। जैसे हम बोलेंगे कि भाई ये आपका पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपने अभी देखा हो एनर्जी का फार्मूला जो अपने पास में आया था -13.6 और Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का फार्मूला था, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि किसी पर्टिकुलर एटम के लिए Z की वैल्यू फिक्स होती है, आप जानते हैं इस बात के लिए, और पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए n फिक्स होता है, समझ रहे हैं।
तो इसका मतलब एनर्जी की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एनर्जी की कैसी वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और ये अपने उसने बोर ने भी बोला था अपने पोस्टुलेट में कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना उनकी एनर्जी फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती, पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ग्राफ आप कैसे बनाओगे? मान लो मैं कहता हूँ भाई किसी इधर मान लो मैं कह रहा हूँ आप एनर्जी ले लो और इसका किसी चीज के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करो, तो भाई एक सीधी लाइन ही तो आएगी ना। तो ये जो सीधी लाइन है ना इसको ना हम लेवल बोल रहे हैं एक्चुअल में, समझ में आ रही बात है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेवल बोल रहे हैं। तो ये बातें आपके जो है समझ में आनी चाहिए, जो चीज है ये आपकी समझ में आनी चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं कि अलग अलग सेल के लिए ये एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद में फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बना देंगे। अलग अलग सेल का मतलब है अलग अलग स्टेट के लिए। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो सबसे नीचे वाली होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे नीचे वाले को हम बोलते हैं ग्राउंड, ग्राउंड स्टेट या फिर ग्राउंड एनर्जी लेवल बोलते हैं, है ना। ग्राउंड स्टेट बोल दीजिए या ग्राउंड एनर्जी लेवल बोल दीजिए, सबसे नीचे वाली को। सबसे नीचे वाली का मतलब n इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। और यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप एच एटम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, और क्योंकि हमें एच एटम की बात करनी है तो एच एटम में आप जानते हैं कि केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो के सेल में घूमता है। आपको पता है ना, के एल एम एन ऐसे कुछ सेल्स होती है। तो जो के सेल है ना उसको हम इस लाइन से दिखा रहे हैं, n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट मतलब के सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी देने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन आएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो वो के से हो सकता है एल में चला जाए, के से हो सकता है आपका के एल एम एन, ऐसे ऐसे सेल्स होती हैं, अलग अलग एक्साइटेड लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले जितनी भी लेवल्स होंगे ना, मैं इसको दोबारा प्लॉट करूंगा, चिंता मत करो, ये ऑल आर एक्साइटेड स्टेट्स। एच एटम के लिए ये सारी की सारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स हैं। सबसे नीचे वाला जो है वो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड एनर्जी लेवल है, और ऊपर वाली जितनी भी हैं वो सभी की सभी जो है वो एक काइंड ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स में आपकी आती हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। देखो जैसे अपने पास में n इक्वल टू 1 है, बारी बारी से देख लेते हैं। पहले मैं बात करता हूं ग्राउंड स्टेट के लिए, है ना, ग्राउंड स्टेट के लिए बात कर लेता हूं। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 1। तो देखिए E1 कितना आ जाएगा आपके पास, -13.6 अपॉन n स्क्वायर और इनटू में z स्क्वायर। यही था ना अपने पास फार्मूला। हाइड्रोजन के लिए हम ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, बाकी उसके लिए भी आप निकाल सकते हो। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है, राइट, और n 1 हो गया तो कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप याद रखेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, याद रखेंगे इस चीज को याद रखेंगे कि भाई आपका जो ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है वो आपके पास में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आप याद रखेंगे ये चीज, राइट बेटे। अच्छा जब n इक्वल टू 2 पे आएंगे, अब देखो मैंने बोला कि इससे ऊपर वाली सारी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, तो इससे ऊपर वाली जो जस्ट आएगी उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2 होगा, तो आपका जो E2 निकल के आएगा वो कितना आएगा, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। और जब मेरे बच्चे इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में E2 आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। अगर हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि n इक्वल टू 3 और उसके क्रोस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी निकलेगी E3 वो -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर मतलब कि 9, और यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे हम, इस तरह से हम करते जाएंगे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि बच्चे n इक्वल टू 4 हो गया। n इक्वल टू 4 है तो E4 लेना पड़ेगा। E4 कितना आएगा, -13.6 अपॉन 16, राइट, और यहां से आप सोल्व करेंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। देखो अब सारी चीजें निकालने की जरूरत नहीं है, आप समझदार है। अगर आप इन्फिनिटी की बात करेंगे ना, फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर E इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, -13.6 अपॉन इन्फिनिटी, और दिस विल बी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से चीजें जो है अपने बढ़ती जाती है। अच्छा एक बात आप और नोट करो,
इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, जब आप इनको आपस में माइनस करोगे तो वो कितना निकल के आएगा? जरा माइनस करके देखो, जरा इसमें से ये घटाओ। आई थिंक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा ना, 6 में से 4 गए 2, यस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इन दोनों के बीच का गैप निकालोगे तो कितना आएगा? जरा देखो, इसमें निकाल के देखिए 1.51। और इसी तरह से इनके बीच का एनर्जी गैप निकाल के देखिए, आप पाएंगे कि ये जो एनर्जी गैप है ना बच्चा, ये कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब जैसे जैसे ये लेवल्स ऊपर जाएंगे, मैं अब इनका एनर्जी लेवल डायग्राम मैं बना देता हूं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये जो है, ये हमने एक लाइन खींची, इस लाइन को n = 1 का नाम दिया, और इसके कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है या ग्राउंड स्टेट है, ठीक। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक लाइन और खींचता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ n = 2, और यहाँ की जो आपकी एनर्जी थी वो आई थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट। फिर इसके बाद में 1 2 3, ये आपके पास में थर्ड लाइन आ गई, n = 3। 1 2 3 भी नहीं, बल्कि मुझे 2 पर ही करना चाहिए था इसको, ठीक है? इसको 2 पर ही करना चाहिए था। मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि जो गैप है ना वो कम है बेटा, गैप जो है वो कम है, तो इसको यहाँ से हटा दो। 10.2 के मुकाबले जो है वो गैप जो है वो काफी कम है, ठीक है? तो देखो यहां पर मुझे लिखना चाहिए n = 3। मैंने बोला था आप गैप निकाल के देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, दो लेवल्स के बीच का जो गैप है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो ये आपके पास आया था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख पा रहे हैं ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, और ये 3 में से माइनस होगा, 1 बचेगा, शायद 2 से भी कम आएगा। ये कितना आता है वो देख लेना आपको, है ना। उसके बाद में n = 4 है आपके पास में, फिर आपके पास में n = 5 है। तो इस तरह से ये फिर पास में आते जाएंगे, ऐसे पास में आते जाएंगे, और एट लास्ट आपका यहाँ पर कहीं ऐसे डॉटेड करके लिख देंगे, यहाँ पर कहीं आपका मिलेगा n = इन्फिनिटी, ठीक है। n = 4 आपका कौन सा है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, और n = 5 आपका फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक। ये आपका E4 आ गया, ये आपका E5 आ गया, फिर ये E6, और ये आपका E इन्फिनिटी, राइट। तो ये जो आपके सामने जो डायग्राम बनाया गया, इस डायग्राम को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये हमने कौन से एटम का बनाया बेटा? H एटम का, ठीक है। H एटम का बनाया है क्योंकि हम हाइड्रोजन के जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं। हमारे सिलेबस में भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जो हमें आगे जाकर के डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये H एटम का है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, राइट। अच्छा, अब इसमें 2-3 छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं। एक आपके पास में फर्स्ट एक्साइटेशन, देखो 2 शब्द होते हैं आपके पास में। एक शब्द होता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, राइट। और एक शब्द होता है आपके पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। दोनों में अंतर क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन में क्या अंतर है? एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी नीडेड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट n = 1 to any excited state, किसी एक्साइटेड स्टेट में ले जाना उसको, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, है ना। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं उस एनर्जी। जैसे कि अगर मैं कहूं कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बताओ,
H एटम की बातें चल रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हम बातें कर रहे हैं वो केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के एग्जांपल्स हम लेकर के चल रहे हैं, उसके विषय में बातें हो रही है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन को n=1 से उठा करके n=2 में लेना। n=1 ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड लेवल है, और n=2 फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल है। तो आपको जो एनर्जी चाहिएगी, आपको पोस्टुलेट याद है ना बोर का, तो डेट विल बी E2 माइनस ऑफ E1। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में आप ले जा रहे हैं, तो जो आपका एनर्जी गैप है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो E2 जो था वो आपके पास था -3.4, है ना, -3.4, और ये कितना था -13.6। तो जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। इसी तरह से मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ये चीज आप खुद बताएंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर हम सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी की बात करें, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि आप n=1 से उठा करके n=3 में ले जा रहे हैं, तो आपको कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, E3 माइनस E1। ठीक है, और ये कितना आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, आप इधर दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आप इसमें देखिए, इस शब्द को देखिए कि भाई आयन आ गया आपके पास में, क्या आ गया आपके पास में, आयन। तो कोई चीज आयन कब बनती है, जब वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। अब हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा था, तो हाइड्रोजन एटम में n=1 में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। अगर उसको n=1 से उठा करके n=∞ में भेज दें, इसका मतलब वो ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या फ्री हो ही चुका है, इन्फिनिटी पे चला गया तो अब वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, इस दौरान जो एनर्जी हमें चाहिएगी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मुझसे आप पूछोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा कि बच्चे E∞ माइनस E1। E∞ आपकी 0 थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये -13.6। तो आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है एक H एटम में, एक H एटम को, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव बनाने के लिए वो कितनी चाहिएगी आपको, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो, हमने आज इस लेक्चर में कुछ एनर्जी के बारे में हमें डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमने इसमें कोशिश भी किया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स लिए जाएं। तो एक बात याद रखना कि अगला लेक्चर आप जब पढ़ें तो उससे पहले ना ये इस लेक्चर को अच्छे से कर लें, ताकि आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए उसका फॉर्मूला याद करना भाई जरूरी। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का आपके पास में फॉर्मूला है, -1/2 4π² mk² z² E4/n²h², और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं -13.6 z²/n²। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप इस लेक्चर को पढ़ लें अच्छे से।